बाउंसर हवलदार को देख क्यों सूखने लगी झुमकी की जान। सरकारी योजनाओं के बस्ते से गरीबों दलितों को योजनाओं की किताबें तो बहुत बढ़ती हैं, लेकिन होती वे कोरी रद्दी हैं, क्योंकि उच्च व सभ्य समाज दलितों व निम्न वर्ग के उत्थान से घबरा जो जाता है। रेलवे स्टेशन के गर्भ से नाल की तरह निकलकर पतली सी कमर सा नेताजी सुभाष मार्ग दुल की चाल से चलता शहर के बीचों बीच से गुजरने वाले जीटी रोड को जिस स्थान पर लंबवत क्रॉस करता आगे बढ़ जाता है, वह शहर के व्यस्ततम चौराहे में तब्दील हो गया है प्रेमचंद चौक। चौक के इन केंद्र में कलात्मकता से तराशा फूल पौधों की क्यारियों से सजा छोटा सा वृत्ताकार उपवन है। उपवन के मध्य में 6 फुटिया वेदी के ऊपर ब्लैक स्टोन पर उकेरी मुंशी प्रेमचंद की स्कंध प्रतिमा। स्टेशन से जीटी रोड तक के पतले उबड़-खाबड़ नेताजी सुभाष मार्ग के सहारे सहारे दोनों ओर ग्रामीण कस्बाई परिवेश से कदम ताल मिलाते सब्जियों, फल, जूस, सस्ते रेडीमेड वस्त्र, पुरानी पत्रिकाओं, सेक्स साहित्य और मर्दांगी की जड़ी बूटी बेचते फुटकर विक्रेताओं की छोटी छोटी गुमटियां व ठेलों की कतारें सजी हुई थीं। स्टेशन वाले इसी मार्ग के कस्बाई कुरुक्षेत्र में झुमकी भी किसी दुर्दांत योद्धा की तरह भीख की तलवार भांजती सारे दिन एक छोर से दूसरे छोर तक मंडराती रहती। 9 साल की कच्ची उम्र, दुबली पतली मरगिल्ली काया, मटमैला रंग, दयनीयता और निरीहता का रोगन पुता मासूम चेहरा। झुमकी ने स्टेशन के कंगूरे पर टंगी घड़ी की ओर तिरछी निगाहों से देखा। 2:30 बज रहे थे। 2:30 बज गए, इतनी जल्दी, वाह! झुमकी मन ही मन मुस्कुराए। 2:30 बज गए और अभी तक भूख का एहसास ही नहीं हुआ। कभी भी ऐसा हो जाता है, ड्यूटी में वह इस कदर मगन हो जाती है कि उसे भूख की सुध ही नहीं रहती। खैर, अब घर लौटने का समय हो गया है। वहाँ जो भी रूखा सूखा माँ ने बना कर रखा होगा, जल्दी जल्दी उसे पेट के अंदर पहुँचाएगी। उसने लौटने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए। 4 बजे वापस फिर ड्यूटी पर लौटना भी तो है। दोपहर के वक्त बाजार में आवाजाही कम हो जाती है। अधिकांश ठेले और गुमटियां खाली खाली थीं। चलते हुए उसने फ्रॉक की जेब में हाथ डालकर सिक्कों को टटोला। चेहरे पर आश्वस्ति की चमक बिखर गई। उड़ती नजरों से बाबा प्रेमचंद का धन्यवाद अदा किया। सब आप ही का प्रताप है महाराज। तभी पांडे जी के ठेले पर एक ग्राहक दिख गया। उसकी आंखों में फुर्ती ठुंस गई। आम का खरीदार, संभ्रांत वेशभूषा। झुमकी तेज तेज चलकर ठेले के पास तक आ गई और एक दूरी बनाकर उस पल का इंतजार करने लगी जब ग्राहक आम ले चुकने के बाद भुगतान करने के लिए जेब से पर्स निकालेगा। इंतजार के उन्हीं कुछ बेचैन क्षणों के दौरान नजरें ठेले के एक कोने में रखे कुछ कामों पर जा पड़ी जो लगभग खराब हो चुके थे। इनका रंग काला पड़ गया था, त्वचा पिलपिली हो चुकी थी। ये भद्र लोगों के खाने लायक नहीं रह गए थे। पांडे जी इन आमों को संभवतया इस उम्मीद में रखे हुए थे कि कोई निम्न वर्ग का कोलियरी मजदूर या श्रमिक ग्राहक ऐसा मिल ही जाएगा जो इन्हें खरीद ले। इस तरह तो भरपाई हो सकेगी क्षति की। झुमकी की नजरें इन पिलपिले आमों पर चिपक गईं। पहले ऐसा हो चुका है कि काफी इंतजार के बाद भी जब ऐसे बेकार से आमों के ग्राहक नहीं मिल पाते तो पांडे जी खुद ही इन्हें झुमकी को दे देते हुए उनके अंदाज में शाही ठुनक घुली होती। तू भी क्या याद करेगी कि कोई दिलदार पांडे मिले थे। झुमकी ने इन आमों का खूब करीबी से मुआयना किया। अब कोई नहीं खरीदने वाला इन्हें। न हो तो ग्राहक के विदा हो जाने के बाद वो खुद ही पांडे जी से इन आमों को मांग लेगी। आम पा जाने की क्षणिक सी उम्मीद जगते ही आंखों में एक मुश्त जुगनुओं की चमक भर गई। इनकी पिलपिली काली त्वचा को और भीतर से रिसकर आती कसैली बू को अनदेखा कर दिया जाए तो ये आम पके और गोरे लंबा आमों जैसे ही तृप्ति देते हैं। उसके कंठ से तृप्ति की किलकारी निकलते निकलते बची। ग्राहक को आम तोले जा चुके थे। उसने जेब से पर्स निकाला और पांडे जी को पैसे देने लगा। उसी क्षण झुमकी लपक कर ग्राहक के पास जा पहुंची और छोटी सी हथेली को उसके आगे फैला दिया। क्या है रे? ग्राहक ने उसको ऊपर से नीचे तक निहारा। निहारने में दुत्कार नहीं, सहानुभूति का पुरभुला था। भीख चाहिए? झुमकी ने हाँ में सिर हिला दिया। हथेली फैला देने का मतलब नहीं समझ में आ रहा है हुजूर को। ठीक है। ग्राहक भी संभवतया फुर्सत में था। उससे चुहल करने में मजा लेने लगा। बोल, भीख में पैसे चाहिए या आम?
आम की बात सुनकर झुमकी के मन में लालसा फुफकार उठी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल्पना में आम का रसीला स्वाद उतर आया। उसने डरते हुए तर्जनी उठाकर ठेले के कोने में पड़े परित्यक्त आमों की ओर संकेत कर दिया। मुंह से बोल न रे छोरी। ग्राहक हंसा। क्या गूंगी की तरह इशारे में बतिया रही है? झुमकी चुप रही। अरे बोल न, क्या लेगी आम या पैसे? झुमकी ने फिर भी मौन साधे रखा और डरती हुई पहले की तरह ही उन आमों की ओर संकेत कर दिया। जब तक मुंह से नहीं बोलेगी कुछ नहीं देंगे। ग्राहक झुंझला उठा। झुमकी सहम गई। ऐसे क्षणों में जबान तालू से चिपक जाती है तो वो क्या करे भला। चाह कर भी बोल नहीं फूट रहे थे। फिर से मौनी बाबा की तरह वही संकेत। धत तेरे की। ग्राहक फनफनाते हुए दमक पड़ा। सरकार ससुर दलितों, गरीबों और अंत्यजों की पूजा आरती उतारने में बावली हुई जा रही है। उन्हें हक और जमीर के लिए लड़ने को उकसा रही है। पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती सरकारी कुर्सियों पर बैठा रही है। ये छोरी है कि सरकार बहादुर की नाक कटवाने पर तुली हुई है। अरे अब तो अपना रवैया बदल तू लोग। रियाना छोड़कर हक से मांगना सीख। हाँ रे झुमकी साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। मुंह से बोल देना। आम चाहिए या पैसा? पांडे जी उसे प्रोत्साहित करते हुए हिंगिना दिए। ग्राहक की बेतरतीब टिप्पणियों से झुमकी का दिमाग झंझना उठा। क्षण भर में सन्यासी मोड़ वाले स्कूल के पास का सर्व शिक्षा अभियान का बोर्ड और बोर्ड में चित्रित खिलखिलाते बच्चे आंखों के आगे आ गए। ग्राहक या तो सनकी है या अत्यधिक वाचाल। क्या इसको पता नहीं कि सरकार बहादुर की गरीबों दलितों के पक्ष में की जा रही सारी पूजा आरती सिर्फ कागज कलम पर हवा हवाई होकर रह जाती है? हम तो चले पांडे जी। ग्राहक खींचता हुआ आम वाले लिफाफे को उठाकर चलने को मुड़ गया। झुमकी धक से रह गई। सिर पर चिरकाल से पड़ी कुंठा और लाचारगी की भारी भरकम शिला को पूरा जोर लगाकर थोड़ा सा खिसकाया तो कंठ की फांक से एक महीन किनकियाहट गुगली की तरह उछलकर बाहर आई। आम अधमरी बेजान सी आवाज। ग्राहक वापस दुकान पर आ गया। उसके होठों पर विजयी मुस्कान चस्पा हो गई। ये हुई ना बात। दोष इन लोगों का भी नहीं न है साहिब। पांडे जी मुस्कुराए। सदियों से चली आ रही स्थिति को बदलने में वक्त तो लगेगा ही। ग्राहक ने अपने लिफाफे से एक आम निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ले खा ले। ग्राहक के बड़े हाथ को देखकर झुमकी स्तब्ध रह गई। ताजा और साबुत लंगड़ा आम दे रहा है ग्राहक बाबू। मजाक तो नहीं कर रहा। एक पल के लिए मौन रखने के बाद इनकार में सिर हिलाते हुए उसने तर्जनी से उन परित्यक्त आमों की ओर संकेत कर दिया। छी। ग्राहक खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे पूरे समकालीन साहित्य के दलित स्त्री विमर्श की नायिका है तू। बदबूदार आम तुझे शोभा देंगे। ना ना ये ले ले। ग्राहक की व्यंग्योक्ति में चुटकी भर हंसी पांडे जी भी मिलाए बिना नहीं रह सके। झुमकी ने फिर भी इनकार में सिर हिला दिया। तर्जनी उन्हीं आमों की तरफ उठी रही। मुंह से बोलना फूटे। अजीब खबती लड़की है रे तू। ग्राहक झुंझला उठा। झुमकी का रुरियाना और ऐसी शैली में बतियाना ग्राहक की खींच को बढ़ा रहा था। उसे उम्मीद थी कि अच्छा आम पाकर लड़की एकदम से खिल उठेगी, पर यहाँ तो वही मुर्गे की डेढ़ टांग। झिरकी ने पुचकार का छौंक डालते हुए फनफनाया। अरे हम अपनी मर्जी से न दे रहे हैं यह आम। इतनी इतनी सरकारी योजनाएं, इतने इतने फंड, इतने इतने अनुदान, सारी कवायदे तुम लोगों को ऊपर उठाने के लिए ही न हो रही हैं। इन सरकारी कवायदों में एक छोटा सा सहयोग हमारा भी, बस। झुमकी कभी आम को और कभी ग्राहक के चेहरे को टुकुर टुकुर ताकती रही। आंखों में भय सिमटा हुआ था। भीतर के बिखरे डर के साहस को केंद्रीभूत करती आखिरकार में आई। नहीं सर, ये आम नहीं, वो वाला आम दे दो। क्यों? जब हम खुद दे रहे हैं तो लेने में क्या हर्ज है रे? हम भिखारी हैं सर। अच्छा आम हमारे तकदीर में नहीं लिखा। उन्हें आम ठीक लगता है। पूरे एपिसोड में पहली बार लड़की के मुंह से इतना लंबा वाक्य फूटा था। देखा पांडे जी, एक बात है सर। हथेली पर खैनी मसलते हुए पांडे जी ने कहा, दलितों के लिए सरकारी सारे अनुदान, योजना वगैरह वगैरह राजधानी से ऐसे कार्टून में भरकर लादान किया जाता है जिसके तल में बड़ा सा छेद बना होता।
सारा कुछ ससुर रास्ते में ही रिस जाता है और कार्टून जब इन लोगों के दरवाजे आकर लगता है तो पूरा का पूरा छूछा। हाँ, कुछ हद तक ठीक है आपकी बात पांडे जी। ग्राहक भी हंसे बिना नहीं रह सका, पर इसमें सारा दोष सरकार को देना भी ठीक नहीं। कुछ दोष इन लोग का भी है। इन लोगों को भी तो अपना हक बूझना होगा, उसको पाने के लिए हाथ पांव चलाना होगा। मतलब पहल तो इन लोगों को ही न करना है। एक बार तन कर देखिए तो सारे हक मिलते चले जाते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो रुरियाना छोड़ना होगा। हाँ साहब, ठीक कह रहे हैं आप। माओवादी लड़ाई कुछ हक के प्रति सचेत हो जाने का परिणाम ही तो है, पांडे ने कहा और फिर झुमकी की ओर मुखाबित होते हुए बोले, ले ले रे, ले ले साहब, और तेरे बीच कोई बिचौलिया नहीं है ना। साहब के हाथ से सीधे तेरे हाथ में आ रहा है ये अनुदान। ग्राहक आगे बढ़ा और आम को झुमकी की हथेली में ठूंसते हुए हिनहिनाया, तकदीर, मुकद्दर और भाग्य सब बेकार बातें हैं रे। जरूरी है हक बचाने के लिए लड़ाई की पहल। देख, इस आम की मालकिन अब तू हुई, ये पूरी तरह तेरा है। अब इस पर तेरा हक है। तकदीर तेरी मुट्ठी में कैद हो गई कि नहीं। आम थामे झुमकी की हथेली थरथरा रही थी। आम की साफ पुखराजी रंगत और खरगोश सा मुलायम स्पर्श रोमांचित कर रहा था, पर आंखों में अविश्वास और डर अभी भी दुबका हुआ था। बाबू, ये आम हम नहीं ले सकते, हमको वही आम दिला दे। फिर से लिजलिजी गिड़गिड़ाहट। भाग सुसरी। ग्राहक इस बात से उखड़ गया। भाग, नहीं तो दो थप्पड़ लगा देंगे। झुमकी चुपचाप पांडे जी की गुमटी से उतर आई और धीरे धीरे घर को जाने वाली राह पर आगे बढ़ने लगी। उसे अभी भी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हथेली में ताजा गोरा चिट्टा लंगड़ा आम दुबका हुआ है। चलते चलते अचानक रुकी और एक और खड़ी होकर आम को भरपूर नजरों से निहारने लगी। उस निहार में एक साथ आश्वस्ति, प्यार और तृप्ति के कई कई रंग घुले हुए थे। इतने करीब से इस तरह के साबुत आम को पहली बार देख रही है। आज तक जितने भी ग्राहक मिले, भीख में या तो एक आध सिक्का दिया या फिर परित्यक्त आमों में से एक आध दिला दिया। ताजा व पक्का आम पहली बार झोली में आया है। लग रहा था जैसे दलितों के लिए घोषित असंख्य सरकारी अनुदानों में से एक अनुदान एकदम मूर्त होकर उसकी झोंपड़ी के भीतर आ टपका हो। वो मन ही मन आम के रसीले स्वाद की कल्पना में खोने लगी। कदम तेजी से बस्ती की ओर बढ़ चले। स्टेशन लंघ कर कदम कब लाइन पार आ गए और देखते देखते सन्यासी मोड़ भी कब आ पहुंचा, झुमकी को पता ही नहीं चला। तंद्रा टूटी तो सामने स्कूल का गेट दिखा। गेट बंद था। पीछे का ग्राउंड सूना, कक्षाएं समाप्त हो चुकी थी न। झुमकी के पांव एक पल को गेट के पास थम गए। नजरें पखेरू सी उड़ती हुई पेड़ पर टंगे सर्व शिक्षा अभियान के बोर्ड पर जा बैठी। बोर्ड में चित्रित निश्चित मुस्कुराहटों को देखकर मन कचोट से भर गया। वो आगे बढ़ने को उद्यत हुई ही थी कि सामने वाली पतली गली से निकलकर हवलदार निमाई बाबू प्रकट हो गए। खाकी वर्दी, हाथ में रोल, आंखों में लोमड़ सी चमक। खाकी वर्दी देखकर न जाने क्यों झुमकी की जान सूखने लगती है। मन में एक किस्म का डर रेंग जाता है। इस बार भी वही हुआ। भीतर ही भीतर कलेजा धक धक करने लगा। आसपास निपट सन्नाटा, दूर दूर तक कोई भी नहीं। एहतियात बरतते हुए आम वाली हथेली को पीछे ले जाकर फ्रॉक के भीतर कर लिया। का रे झुमकी, निमाई बाबू ने खीसे निपोर दिए। धंधा से लौट रही? हाँ सर, यही वक्त तो लौटते हैं रोज। झुमकी मन ही मन फनफना उठी। हमरे काम को धंधा कहते हैं। खुद बाजार की दुकानों से और बस्ती वालों से वसूली करते हैं, वह धंधा नहीं है। निमाई बाबू भी पोस्टमार्टमी नजरें न जाने किस चीज की तलाश में उसके बदन का नक्शे मुआयना करने लगी। निस्तेज चेहरा, सपाट छाती और किसी पुतले की सी पतली पतली जांघें। तोर काछे किच्छू मेरे रे, तेरे पास कुछ भी नहीं है रे। होठों पर लिजलिजी हंसी उभर आई और आगे बढ़कर रोल को उसकी बांह पर 2-3 बार ठका दिया। रोल का स्पर्श होना था कि बांह थरथरा गई और हथेली से फिसलकर आम जमीन पर आ गिरा। निमाई बाबू की आंखें विस्मय से फैल गईं। झुककर आम को झट से उठा लिया। ये आम कहाँ से मिला रे? ईगो साहब भीख में दिया। सर, सफाई देती हुई झुमकी की जबान अनायासी लड़खड़ा गई।
निमाई बाबू की आंखों में अविश्वास सिमट आया। एक पल को झुमकी की आंखों के भीतर ताकते रहे निर्निमेष, फिर हाहा करके हंस पड़े। इतना सुंदर आम भीख में? असंभव। सच सच बता, भीख में मिला या किसी दुकान से पार किया? नहीं सर। झुमकी की सांसें रुकने रुकने को हो रही थी। पांडे जी की दुकान पर मिला। एक ग्राहक ने दिया, उनसे पूछ ले। हवलदार निमाई ने आम का एकदम करीब से अवलोकन किया। नाक के पास ले जाकर भरपूर सांस खींची तो नथुनों के भीतर महक अलौकिक सी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे इस महक में लंगड़ा आम की महक के अलावा भी एक अन्य सनसना देने वाली महक शामिल है। स्मृति में खलबली मच गई। उफ, याद क्यों नहीं आ रहा कि ये दूसरी महक कौन सी है। एकदम आत्मीय और जानी पहचानी। उत्तेजना की ये कुछ एक पल बड़ी मुश्किल से ही कटेगी, तभी आंखों में जुगनुओं की एकमुश्त चमक भर गई। अरे, यह महक 100% वही महक तो है जो दलितों के लिए घोषित मलाईदार सरकारी योजनाओं और अनुदानों से निकला करती है। खूब, ऐसी महक का स्वाद तो उनके जबान में गहराई से रचा बसा है। तभी तो एक निर्णय लेने में एक पल ही लगा। ऐसा सुंदर और पका आम तुम लोग कैसे खा सकता है रे? फिर सभ्य समाज का क्या होगा? यह आम तुझे नहीं मिल सकता, हमको भीख में मिला सर। झुमकी किनकिया ही तो उठी। हर चोर पकड़े जाने पर ऐसी ही सफाई देता। ये भीख का नहीं, चोरी का माल है। निमाई बाबू के लहजे से हिकारत छू रही थी। ठीक हिकारत, हम सफाई नहीं दे रहे सर, सच बोल रहे हैं। आप पांडे जी से पूछ लें। पूछने की कोई जरूरत नहीं, ये चोरी का ही माल है, थाना में जमा होगा। निमाई बाबू की आंखों में लोलुप चमक चिलक रही थी। हम चोरी नहीं किए। झुमकी के हौसले पस्त होते जा रहे थे। चुप, जबान लड़ा रही। जब हम कह रहे हैं कि चोरी का माल है तो बस है। हमारा यकीन करें सर। बोला ना। चुप, एक शब्द भी बोला तो लॉकअप में ले जाकर बंद कर देगा, समझी? प्रमाण लाना होगा। प्रमाण लेकर आओ, तब मिलेगा। झुमकी स्तब्ध खड़ी रही। प्रमाण? हाँ, भीख का प्रमाण मांग रहे। बाजार की दुकानों से और बस्ती से दैनिक वसूली करते हैं, उसका प्रमाण मांगा जाए तो दे सकेंगे। ग्राहक बाबू से कितना बोली थी कि ऐसे सुंदर आम उस जैसों के लिए नहीं होते। उन्होंने नहीं माना। बहादुरी में सरकारी योजनाओं और अनुदानों के बड़े बड़े हवाले दे डाले। अरे, कोई भी सरकारी योजना या अनुदान सही सलामत उन तक पहुंचता भी है? हाँ, सब फुस हो गया ना। उसके चेहरे पर स्याह मायूसी पुत गई। उसे महसूस हुआ जैसे हमेशा की तरह आज भी कोई अनुदान मुट्ठी में आ जाने के बाद भी रेत की तरह फिसलकर अदृश्य हो गया है। तभी उसकी आंखें धुआंने लगीं। क्या वाकई सब कुछ इतनी आसानी से फुस हो जाने दे? ग्राहक बाबू ने कहा था ना कि हक को पाने और बचाने के लिए चौकन्ना रहने के साथ साथ हाथ पांव चलाते हुए संघर्ष की पहल करनी भी जरूरी है। पहल? इस मौजूदा स्थिति में पहले के क्या विकल्प हैं भला? वह नन्ही जान लंबे तगड़े निमाई बाबू से हाथापाई करके जीत सकती है। आम छीन कर दौड़ भी पड़े तो निमाई बाबू लपक कर पकड़ लेंगे। आम तो जाएगा ही, भरपूर पिटाई भी खूब होगी। तब उसका छोटा सा दिमाग तेजी से कई विकल्पों का जायजा ले रहा था। कोई तो पहल करनी ही होगी हक बचाने के लिए। एकदम आसानी से सब कुछ फुस नहीं होने देगी वह। अचानक भीतर एक कौंध हुई। आंखें चमत्कृत रह गईं। कलेजा धक धक करने लगा। निमाई बाबू आम पा जाने की खुशी में चूर होते तनिक असावधान तो थे ही। झुमकी ने चीते की तरह लपककर उनके हाथों से आम को कब्जे में लिया और पूरी ताकत से उस आम पर दांत गड़ा दिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।